start. Good morning, dear students. Today we are going to start with class of Pedagogy of Science. Pedagogy of Science basically is opted by those students who want to become science teachers. So all the students who are in this class, they have specifically chosen this subject because they have studied either science as a subject at their graduation level or so. So we are going to start with the presentation of this subject, Pedagogy of Science. And I'm going to share my screen with you all. And when you are able to see, just kindly write. Yes, ma'am. See. All of you are able to see? Yes, ma'am. Okay. What if I show like this, sir, in this mode? Is there any problem? Or I have to maximize? हिसाब से मैक्सिमाइज ही कर लेंगे मैम, ठीक रहेगा. Okay, ठीक है सर. Then just let me know in case या मैम एक चीज और भी कर सकते हैं मैम. आप तो इसको मैक्सिमाइज की बजाय ना मैम, जो आपके पीछे स्क्रीन है ना मैम, उसको कवर कर लें. मैं समझी नहीं. जो पीछे आपकी शेयरिंग की स्क्रीन है ना मैम, जहाँ पे कनिका और अलका आपको दिखाई दे रहे हैं जी, वहां तक कवर कर ले मैम, इसको एक्सपेंड कर ले मैम पकड़ के एक साइड. ओके. मैम कॉर्नर से पकड़ना पड़ेगा मैम. यस मैम. सर ये तो मुझे नहीं आया. यहीं से पड़ेगा मैम, जैसे अभी कर रहे थे. हाँ, इसे हाँ यहाँ पे आएगा मैम, यहीं आएगा मैम. नहीं हुआ सर. ये तो क्रॉस का निशान नहीं मैम, ये तो कट जाएगा मैम. यहीं पर इसके साथ थोड़ा सा नीचे करके मैम, कहीं भी कर लो, जो ये वाली है इसके नीचे आ जाओ मैम, थोड़ा सा नीचे आ जाओ और किनारे पे आओगे ना मैम, तब आपके पास वो ऑप्शन आएगा मैम. एक क्वेश्चन मार्क करके कह रहा है मैम. थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क से भी और किनारे पे आ जाओ मैम, बिल्कुल एज पे आ जाइए. हाँ ये हाँ ठीक है. आई गॉट इट सर. हाँ, इसको फिर एक्सपेंड कर देंगे ना मैम. हाँ ऐसे कर. यस मैम. हाँ, गॉट इट. ठीक है सर. ठीक है मैम, अब बैठ. Thank you, sir. Okay, so we are going to start with our class, Pedagogy of Science, and in this we are going to cover today Unit 5, that is Organizing Teaching Learning Experiences, because this is a very big unit and you are going to study a lot of things in this particular class today, because in one class actually there is ideally 2 or maximum 3 topics should be dealt, but here we are trying to cover your maximum course because we want that you should gain maximum benefit out of these classes. So let us start with the class, and we are starting with organizing teaching learning in science. As a science teacher, we all have to when we go into the class, before that we have to plan a lot of things. Like for example, we have to plan our methodology, we have to plan our resources, and we have to plan the entire scheme of content, how we are going to deal with that content. So in that case, lot of planning goes before we go in actual classroom situation. तो जब हम क्लासरूम में जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. किस उद्देश्य को लेकर हमें क्लास को पढ़ाना है. देन अकॉर्डिंगली हमें कौन सी प्रोसेस स्किल्स, पूरे प्रोसेस में कौन सी स्किल्स जो है वो हमें डेवलप करनी है. देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से हम स्टूडेंट्स के अंदर बहुत तरह की स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. जैसे कोई ऑब्जर्वेशन स्किल है, या थिंकिंग स्किल है, या रीजनिंग स्किल है.
सो दीज स्किल्स, तो हमें पहले ये भी चूज करना पड़ेगा कि लेसन में हमें कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, एंड देन हाउ वी हैव टू इंटीग्रेट द कंटेंट। इंटीग्रेट द कंटेंट का मतलब है कि हमें उसको कंटेंट को किस वे में प्रोसीड करना है आगे, और किस तरीके से हमें लिंक करना है विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, and accordingly what transactional strategies we are going to use throughout the lesson, like for example which methods or which approaches that we are going to uh, uh, use during the lesson. मैम So एक मिनट all लो, these things, जी मैम एक मिनट की, मैम जब आप हल्की सी मूवमेंट करते हैं तो शायद कहीं लूजिंग है तार में, वो एक हल्की सी आवाज आ रही है, okay मतलब जब आप हिलते हैं तभी वो स्थिति होती है, जब आप okay स्किल होते हैं तब नहीं आती। प्लीज थोड़ा सा okay एक बार प्रयास करके देखेंगे। जी थैंक यू मैम, कंटिन्यू मैम। okay. So, as I was just telling you, lot of things have to be planned before taking the class. Now, let us talk about how do we link the process skills with the content. Process skills क्या होती हैं हमारी, जो कि हमारे लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है। जैसे कि अगर अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाना है, से सेल के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को अगर सेल पढ़ा रहे हैं तो उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो तो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपने अगर सेल में प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल पढ़ाना है तो आप दोनों का कंपैरिजन दे रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन भी स्किल हो रही है और कंपैरिजन भी इनका जो है वो डेवलप हो रहा है। देन अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसमें भी वो क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो रही है कि हाँ जो फीचर्स प्लांट सेल में है वो एनिमल सेल में नहीं है, एंड सो ऑन। इसी तरह से सेल ऑर्गेनेली एंड देयर फंक्शन, सेल ऑर्गेनेली डिफरेंट जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको भी हम कोई मॉडल दिखा के उनकी ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, या कोई अगर हमने माइक्रोस्कोप यूज कराया है तो उसमें एक्सपेरिमेंट कराया है, सो एक्सपेरिमेंटेशन स्किल डेवलप हो सकती है। प्रिसीजन से कोई आपने स्लाइड बनवाई है तो आप इस तरीके से वेरियस स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने इस लेसन को पढ़ाने में कौन कौन सी स्किल्स जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। अकॉर्डिंगली अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने हैं। देखिए जब आप क्लास में जाते हैं उससे पहले हर टीचर के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे आज किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके पढ़ाना है। जैसे आज मैं इस क्लास में बैठी हूँ तो मेरे दिमाग में मुझे क्लियर है कि मैंने आज क्या क्या चीजें पढ़ानी है आपको। तो जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमारे सभी विषयों में कॉमन भी होती हैं। जैसे कि हमने, अगर आपने ऑब्जेक्टिव जो भी आपने फ्रेम किया हो वो ऐसा होना चाहिए जो कि ऑब्जर्वेबल हो, यानी कि आपने पढ़ाया और बच्चों के व्यवहार में या बिहेवियर में कोई परिवर्तन अगर आपने देखा तो इसका मतलब ये है कि वो आपका ऑब्जेक्टिव जो है अचीवेबल हो गया। और साथ में उनकी स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो डेवलप हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सिंपल होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए और अटेनेबल होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल होने चाहिए एंड नॉलेज बेस्ड होने चाहिए। नॉलेज, नॉट जस्ट नॉलेज बेस्ड, वी विल टेल यू बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्लान कर सकते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो डेवलप करनी है हमने। तो मैं इसमें आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में ब्रीफली बताना चाहूंगी कि डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम शिकागो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक टेक्सोनॉमी दी, एक किताब लिखी जिसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जब इस किताब में इन्होंने लिखा तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को 3 मेन डोमेन्स में बांट दिया। अब ये डोमेन्स क्या होते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन होता है विच इज रिलेटेड टू योर माइंड और हेड। अफेक्टिव डोमेन होता है विच इज रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड हार्ट। एंड साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर हैंड। तो देर आर 3 H that we target at, and what are these 3 H? Head related to cognitive, heart related to affective, and hand related to psychomotor or cognitive. So these are the 3 broad domains in which our educational objectives fall. So if we talk about cognitive domain, देखिए स्कूल्स में हमारा जो मेजर एम क्या होता है? बच्चों का cognitive domain डेवलप करना, क्योंकि बच्चा स्कूल में किस लिए जा रहा है? प्राइमरीली नॉलेज गेन करने के लिए।
तो इन्होंने ब्लूम ने अपनी जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी दी थी उसमें इन्होंने इसको कॉग्निटिव डोमेन को 6 लेवल्स में बांटा था। और ये जैसे कि एक लैडर होती है ना, फ्रॉम लोअर टू हायर, वैसे ये लैडर है। जैसे सबसे नीचे होता है नॉलेज देना किसी भी बच्चे को। आप सोचते हो कि स्कूल का मेन एम ही नॉलेज है, बट नहीं। आप देखो, नॉलेज तो सबसे बेसिक चीज है जो बच्चा स्कूल में गेन करता है। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। फिर आ जाता है एप्लीकेशन, यानी कि उस नॉलेज को अप्लाई करना। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करके पार्ट्स में स्टडी करना। और बाद में वापस उसको जब हम जोड़ के नॉलेज को टुगेदर वी पुट इट इनटू वन फ्रेम, देन इट इज कॉल्ड सिंथेसिस. And finally, evaluation, because evaluation, in order to evaluate somebody or somebody's performance, you need to have that across all levels. So that is why it is at the highest level of cognitive domain. But remember, I am talking right now of the original taxonomy. I will tell you about the revised taxonomy also. So then cognitive domain के बाद दूसरा domain होता है affective domain, which is, as I told you, related to heart. तो heart यानी feelings. तो feelings develop करने के लिए, बच्चों में किसी चीज के प्रति, साइंस के प्रति रुचि पैदा करने के लिए, एक इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत सारे हमें प्रयास करने पड़ते हैं एज अ टीचर. तो उसके अंदर आते हैं रिसीविंग. जब हम कोई बच्चों को कोई नॉलेज को रिसीव करता है वो, फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है. जैसे आपने से बच्चों के अंदर कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसी भी एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, तो आपने उसको कोई कोई पोस्टर्स दिखाए, स्लोगन्स दिखाए, फिर बच्चों से रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा उनके ऊपर. फिर बच्चों ने वैल्यू किया. वैल्यू का मतलब होता है कि वो देखेंगे कि हाँ जी, कौन सी चीज अच्छी है एनवायरनमेंट के लिए, कौन सी नहीं अच्छी है, जिसमें उनकी प्रेफरेंस आ जाती है. फिर उन प्रेफरेंसेस को जब वो अपने व्यवहार में उतारने लग जाते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. और फाइनली कैरेक्टराइजेशन होता है. कैरेक्टराइजेशन यानी कि जिससे कि वो पहचाने जाते हैं. यानी कि जैसे आप अगर गांधी जी ले लीजिए, तो गांधी जी के बाद नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, या पीस एंड नॉन वायलेंस, जो उनके जिंदगी के मूल मंत्र थे. तो उस लेवल तक पहुंचने के, जिससे उसकी व्यक्ति की पहचान होती है, सत्य बोलना. तो अब ये चीजें जो है, कैरेक्टराइज होना या अपने आप को उससे पहचान पाना, ये हर एक की लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता. बट हम फिर भी बच्चों को कम से कम ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक तो ले जाने का कोशिश कर ही सकते हैं. और क्यों ना हो कि वो उस चीज को अगर अपने नेचुरल फ्लो में रख लें, तो वो कैरेक्टराइजेशन भी हो सकती है. So this is about affective domain, that we want to develop interest in the subject or develop appreciation for the subject. और इतने साइंस के जितने भी मार्वल्स हैं, डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, उनके लिए अप्रिशिएट कराना, that is part of affective domain. Then comes your psychomotor domain और cognitive domain, जिसके अंदर लो लेवल से लेके हाई लेवल तक आता है परसेप्शन. इसमें आती है साइकोमोटर, साइको एंड मोटर. मोटर मीन्स डूइंग विद योर हैंड्स. Psycho means with your brain, because your brain coordinates with your hands, then it is known as psychomotor domain. So in this, the lowest level is called perception. When you perceive something, then you try to imitate. Like for example, you have to make a drawing, then you try to first copy it. आप देख के बनाते हो ड्राइंग, कोई पेंटिंग, फिर आप मैनिपुलेट करते हो, उसमें कोई करेक्शन करते हो, नहीं ये ड्राइंग ठीक नहीं बनी, आप सेल का डायग्राम बना रहे हो, इसके अंदर ये ऑर्गेनेली ठीक नहीं बने. Then comes the precision. Precision मतलब आप उसके अंदर बिल्कुल बारीक पेंसिल यूज करेंगे, करेक्टली बनाएंगे, एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे कि सेल की शेप कैसी होती है, एंड सो ऑन. Then comes articulation. Articulation का मतलब होता है कि आप उसको आर्टिकुलेट करते हो. That means अपने एक नेचुरल फ्लो में लेकर के आते हो. और फाइनली नेचुरलाइजेशन, जब वो आपकी हैबिट बन जाती है कि आपने अगर डायग्राम बनाना है तो हमेशा ही इन बातों का ख्याल रखना है, तो व्यवहार में उतारना और उसे नेचुरल फ्लो में लेके जाना, ये हमारा अल्टीमेटली साइकोमोटर डोमेन का यानी स्किल एरिया जो है वो है, जो कि हम हाथों से काम करते हैं. और साइंस में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं दैट वी हैव टू परफॉर्म विद आवर हैंड्स. सो ब्लूम ने कहा कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन्स के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमें स्टूडेंट्स में डेवलप करने चाहिए. तो ये तो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी मैंने बताई, पर जब इन्होंने 1956 में ओरिजिनल टेक्सोनॉमी आई थी, पर 2001 में ब्लूम के जो
एसोसिएट्स थे, इनके स्टूडेंट्स और इनके कुलीग्स, इन्होंने मिलके इस टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया, जिसे हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहते हैं। और इसमें अगर आप चेंजेस देखोगे तो नाउन्स जो है दे हैव चेंज टू वर्ब फॉर्म, जैसा कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है, नाउन्स हैव चेंज टू वर्ब फॉर्म। जैसे कि नॉलेज बिकम्स रिमेंबर या रिमेंबरिंग, या कॉम्प्रिहेंशन बिकम्स अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बिकम्स अप्लाइंग, क्योंकि वर्ब्स जो होते हैं वो डूइंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं, तो जो जो आपके व्यवहार में दिखते हैं, इसलिए नाउन्स को वर्ब्स में चेंज करना जरूरी था। एनालिसिस बिकम्स एनालाइजिंग, synthesis becomes creating, and evaluate is again evaluating, same। तो आपने देखा कि इसमें हाईएस्ट डोमेन क्या था, इसमें इस डोमेन में सिंथेसिस की जगह पे सिंथेसिस नहीं है, पर एनालाइजिंग बिल्कुल है, और सिंथेसिस जो है वो बन गया जाके क्रिएटिंग, वो हाईएस्ट लेवल है, यानी किसी भी चीज को क्रिएट करना। लाइक फॉर एग्जांपल साइंस में अगर आपने कोई मॉडल बनाया अपने आप, तो वो एक हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि उससे उसके लिए आपने कुछ चीजों को रिमेंबर भी किया, अंडरस्टैंड भी किया, नॉलेज को अप्लाई भी किया, एनालाइज भी किया, इवेलुएट किया कि हाँ ये ठीक है या गलत है, और फाइनली आपने कोई प्रोडक्ट बनाया। और उसमें भी देखिए सारे जितने भी साइंस के इन्वेंशंस हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ क्रिएशन। ऑल साइंटिस्ट आर वेरी गुड क्रिएटर्स ऑल्सो, नहीं? तो क्रिएटिविटी जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे रिवाइज टेक्सोनॉमी में आ गई। अब अगर हम अब इनकी ये जो एक्शन वर्ब्स है, मैंने बोला अभी ना क्या है ये वर्ब्स, डूइंग वर्ड्स, तो अगर आप देखेंगे तो ब्लूम ने रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग हर लेवल के लिए कुछ एक एक्शन वर्ब्स दी हैं, जिनको यूज करके ही हमको ऑब्जेक्टिव्स लिखने चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैंने लिस्ट दी है, जैसे रिमेंबरिंग में डिस्क्राइबिंग, नेमिंग, अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेनिंग, कंपेयरिंग, अप्लाई में कंप्लीट करना, एग्जामिन करना, एनालिसिस में एग्जामिन करना, एक्सप्लेन करना, आइडेंटिफाई करना, इवेलुएटिंग में जस्टिफाई करना, असेस करना, और क्रिएट करने में जैसे कि प्लान करना, कंपोज, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट वगैरह। अब आप इसमें ये भी देख रहे हो कि कुछ एक वर्ब्स जो है वो एक डोमेन से ज्यादा में भी आपको देखने को मिलेंगी, पर यही इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक जरूर है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, कि एक्शन वर्ब्स रिपीट हो जाती हैं, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही हैं वो वहां पे जाके बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है जब उसका डोमेन बदल जाता है, जब उसका लेवल बदल जाता है। इसी तरह से इन्होंने अफेक्टिव डोमेन के लिए भी बहुत सारी वर्ब्स दी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे समराइज की हुई हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी उसमें कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन के बारे में बताया गया था, बट साइकोमोटर डोमेन जो था वो बाद में ऐड हुआ, जिसको ब्लूम के जो एसोसिएट्स थे, हैरो, सिम्पसन वगैरह, उन्होंने इसको कहा कि नहीं, इसकी साइंस में इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। नॉट ओनली द साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में वी डू लॉट ऑफ थिंग्स विद आवर ओन हैंड्स, so this is also very very important that we focus on all the domains, not just cognitive and affective। बट आप ये तो मेरे से सहमत होंगे कि कौन सा डोमेन, अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा स्कूल्स में किस डोमेन के ऊपर फोकस है, आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये सवाल है कि कौन सा डोमेन ऐसा है जिसमें कि आपको लगता है स्कूल्स में सबसे ज्यादा, अगर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, सबसे ज्यादा किस डोमेन के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है? अगर आप इसमें अपना चैट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे ठीक रहेगा। इसमें अभी तक अभी किसी ने आया नहीं है। ओके, जैसे ही आएगा, यस। किसी ने लिखा है साइकोमोटर डोमेन। आई अप्रिशिएट सूर्य प्रकाश जी, और भी लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आंसर्स आएंगे, फिर मैं अकॉर्डिंगली जवाब दूंगी इसका। तो देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, अब हम बात कर रहे थे ना अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, और कितनी सारी एक्शन वर्ब्स जो है वो इसमें है, ठीक है ना, जैसे कि ये लिस्ट मैंने आपको भी दिखाई। ओके, रिमेम्बरिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, एंड सो ऑन। हाँ जी, अलका ने लिखा है कॉग्निटिव डोमेन, बिल्कुल ठीक लिखा है अलका, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि स्कूल्स में सबसे ज्यादा जो डोमेन फोकस होता है वो है कॉग्निटिव डोमेन। ओके,
Now coming to the objectives and how we have to translate them into general objectives को हम कैसे translate करते हैं into performance based या behavioral objectives. Okay, तो जैसे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं साइंस के पढ़ाने के, जैसे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, ये एक बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है. डू यू थिंक साइंटिफिक एटीट्यूड कैन बी डेवलप्ड इन जस्ट वन लेक्चर? No, because it is a very general thing. Throughout the life of a person, one develops a scientific attitude. That means freedom from superstitions, है ना? जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो कभी भी सुपरस्टिशंस वगैरह में बिलीव नहीं करता है. या दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसा भी हो सकता है क्यूरोसिटी डेवलप करना या रीजनिंग डेवलप करना. So this is not possible just to develop in one lecture. That is why these objectives are called general objectives, and they have to be converted into behavioral objectives. So when we translate the general objectives into behavioral objectives, 4 steps have to be followed. Number 1, specification of the learner. जिस बच्चे के बारे में आप बता रहे हैं उसको फोकस में रखेंगे. मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो एक एवरेज बच्चे के लिए या एक गिफ्टेड बच्चे के लिए या एक स्लो लर्निंग चाइल्ड के लिए, क्या वो तीनों के लिए सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? What do you think? Are objectives same for all categories of children? Yes or no? Please write in your chat box. So we know that objectives जो है हमारे वो students के लिए किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं और हर बच्चों के लिए उनके हिसाब से फ्रेम किए जाने चाहिए. तो दूसरी बात आ जाती है, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नो कह रहे हैं कि हर बच्चे के लिए सेम ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते क्योंकि हर बच्चे का सीखने का लेवल जो है वो अलग अलग होता है. दूसरा स्टेप आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स. नाउ स्टूडेंट्स हैव टू परफॉर्म द बिहेवियर एंड दैट हैज टू बी ऑब्जर्वेबल. तो हमें कुछ एक एक्शन वर्ब्स, जैसे मैंने अभी लिस्ट दिखाई थी आपको, वो डालनी पड़ेंगी अपने ऑब्जेक्टिव में, जिससे कि हमें पता लगे कि बच्चा लेसन के एंड पे क्या कर पाएगा, क्या परफॉर्म कर पाएगा, क्या कोई डिस्क्राइब करेगा या एक्सप्लेन करेगा या कुछ लिख पाएगा या रिकॉल कर पाएगा, क्या कर पाएगा. सो दैट इज आवर स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स. ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए. थर्ड इज स्पेसिफिकेशन ऑफ मिनिमम एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर. So sometimes we are able to see, suppose आपने कोई 4 चीजें पढ़ाई से 4 parts of a flower, तो उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 2 parts तो बच्चे को अच्छे से समझ में आए होंगे ना. सो एक मिनिमम लेवल भी होता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि क्वांटिफाई कर सके हम. तो मिनिमम लेवल जो है ये स्टेप जो है ये ऑप्शनल होता है. समटाइम्स यू राइट, समटाइम्स इफ इट इज नॉट feasible you just tend to skip the step. And the last step is called specification of the conditions in which learning takes place. Because science is a subject which is not taught in just one place in the classroom. No. Science can be taught in labs. Science can be taught in playground, in museum, in botanical garden, in zoo, in a science related park, anywhere. Or if you have to teach about the birds, you take them to a lake and show them the birds, migratory birds, their characteristics. So that is real learning, real life learning, no? So these are the conditions that has to be, yes, I agree with you Alka. She says that science is everywhere. Yes, because science तो वो तो एक जगह पे तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं. तो लर्निंग एनवायरनमेंट जो साइंस का है या किसी भी सब्जेक्ट का भी हो, और साइंस खास तौर पे क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सो एनवायरनमेंट फॉर साइंस लर्निंग इज वेरी वाइड एंड वास्ट. Now I have given you some examples of objectives in behavioral terms. How you have to write the objectives. I appreciate if you take a screenshot of these. Because जैसे मैंने लिखा at the end of the lesson an average pupil will be able to. तो देखिए मैंने एक average pupil को लेके objectives इसलिए फ्रेम किए because in our class most of the students are in average range. But yes, objectives do differ with, as I told you, different abilities of the learner. So what the child will be able to do after the end of a lesson, say of 35 or 40 minutes, that he'll be able to explain at least 2 functions out of 4
about different parts of a flower when shown a specimen of the flower. So here you can see that this objective falls in cognitive domain, and where the student is able to remember the things, and he is able to remember and recall and reproduce. So this objective is cognitive domain, और इसमें जब दो parts of flower की बात कर रहे हैं, चार parts में से, so that means we can say that minimum level जो है यहाँ पे specified है. और conditions of learning क्या है? Specimen of the flower, that is conditions. और average pupil क्या है? आपका first step. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप. और एक्शन वर्ब क्या है आपका, जो मैंने बताया था सेकंड वाला स्टेप, दैट इज एक्सप्लेन. यहाँ पे एक्शन वर्ब कौन सी यूज हो रही है? एक्सप्लेन. सो आपने देखा चार पार्ट्स को मिला करके एक ऑब्जेक्टिव जो है आपका फ्रेम होता है. ठीक है, तो अब आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे डिफरेंशिएट एटलीस्ट बिटवीन 2 parts out of 4 between different parts of the flower when taken to botanical garden. Now this is understanding you are trying to develop by taking them actually to the botanical garden. So condition here becomes the botanical garden. At least 2 out of 4 becomes your minimum level, and differentiate is your action verb. So this is how we have to write the objectives. I have explained and given like other objectives also, like for example, develop a model of VS of a flower, vertical section of a flower, creating. Creating is highest level in cognitive domain. Now here minimum level is not specified, because as I just told you that minimum level is always not possible. Or for example, if you want to develop some attitude in the students in affective domain, you can write at the end of the lesson, an average pupil will be able to appreciate different flowers around them when taken to botanical garden. Now the child is seeing the world around himself and he's learning to appreciate things. So this is how we develop attitude. बच्चों में साइंस में एटीट्यूड डेवलप करना या रुचि पैदा करना, उनके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना, appreciation डेवलप करना, that starts right from the beginning. Because science, if it is taught in an interesting way, it becomes the best of the subject. But it really fails miserably in the hands of a poor teacher. So all of us have to be good science teachers and inspire our students to learn to the maximum by utilizing different types of learning experiences. Now, after writing the objectives, so first step क्या था, हमने process skill identify करी. Next we wrote the objectives. हमने lesson पढ़ाना है, class में enter करना है. उससे पहले हमें ये पता है कि हमारे lesson को पढ़ाने के उद्देश्य क्या है. उसके बाद अब हम बात क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लानिंग की. देखिए यूनिट प्लानिंग क्या होता है. यूनिट प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग ऑफ यूनिट्स. जैसे आपका एक यूनिट है, उसके अंदर कई चैप्टर्स होते हैं और उस चैप्टर्स के अंदर कई एक लेसन्स होते हैं. उसकी पहले से प्लानिंग कर लेना क्यों जरूरी है. वैसे तो इससे पहले एनुअल प्लानिंग भी होती है, पूरे साल भर की प्लानिंग कि हमने क्या पढ़ाना है. तो उसमें तो चलिए हमें ये पता होता है कि हमारे पास पूरा सिलेबस है, हमने साल भर में ये पढ़ाना है. पर यूनिट प्लानिंग में क्या होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि एक यूनिट को पढ़ाने के लिए हमें कितने समय, कितने लेक्चर्स की आवश्यकता होगी और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे. क्योंकि अगर आप सिर्फ लेसन प्लानिंग करोगे जो डे टू डे बेसिस पे होती है, तो उससे क्या होगा कि आपके पास कई बार क्या होगा, आप लेसन पढ़ाने के लिए क्लास में जाओगे पर आपके पास वो चीजें नहीं होंगी मौजूद. तो व्हाट विल यू डू. तो हमें पहले से अगर पता हो कि हमने क्या क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, तो हम हर चीज को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं. देखिए कोई भी चीज प्लानिंग से की हुई और कोई चीज बिना प्लानिंग की हुई, वो बहुत फर्क होती है. देखो गवर्नमेंट पूरी की पूरी कैसे चलती है, प्लानिंग से ही चलती है ना. तो उसके लिए पूरी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं और क्या कुछ नहीं होता, कितनी सारी प्लानिंग है, बजट बनता है, हर चीज की प्लानिंग है. ऐसे ही साइंस को पढ़ाने के लिए या किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए हमको प्लानिंग की जरूरत होती है. तो इसके अंदर जैसे मैं यूनिट प्लानिंग के बारे में बता रही थी, तो यूनिट प्लानिंग का जो पर्पस होता है वो ये है. एक बार ना प्रेजेंटेशन को स्विच ऑफ, इसको बंद करके दोबारा करना पड़ेगा मैम. एक्चुअली में बीच में शायद कोई बच्चा है, उसने प्रेजेंटेशन चला दी थी तो अपने वाली डिस्कनेक्ट हो गई थी. ओके, इसको एक बार बंद करके मैम दोबारा चलाना मैम. जी 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 मैम वो आपको तो दिख रही थी एक्चुअली में यहाँ पे, फिर वो एक अलग उसमें दिख रही थी, वो फुल उसमें नहीं है. कोई बात नहीं सर.
सॉरी मैम, आपका रिदम ब्रेक किया मैंने। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं सर, इट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई यू आर देयर एंड वी हैव टू। ठीक है सर, आगे। यस मैम, यस मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमें यूनिट प्लानिंग जो है वो क्यों करनी चाहिए। यूनिट प्लानिंग अगर हमने की है तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ों को एंटिसिपेट करने में हेल्प मिलती है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट प्लान? First of all, unit planning includes learners' participation because everything we have to plan from the angle of a student or a learner, because it is the learner who has to be kept in focus. We can't see our own convenience. हमें किसकी convenience देखनी है? Student की convenience देखनी है। और उसी के अराउंड सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, हमारी जो थीम है वो रिवॉल्व करती है। उसको कैसे हम लर्नर सेंटर्ड मेथड से पढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। देन यूनिट प्लान में एक कॉन्टिन्यूटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी होती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्लो में हर चीज जब होती है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाती है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। और यूनिट प्लान के अंदर हमारे डेली लेसन प्लान्स भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि हमने चाहे हम पूरे के पूरे प्लान से एक बार ही ना लिख लें, पर हम एक यूनिट प्लान लिख लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें कितने सारे इसमें डेली लेसन प्लान्स की जरूरत होगी। और यूनिट प्लान के अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम प्रोसेसेस और इवैल्यूएशन टेक्निक्स शामिल होते हैं, जैसा कि डेली लेसन प्लान में भी होते हैं। और इससे हमें अपने लर्निंग रिसोर्सेज को अरेंज करने में बहुत हेल्प मिलती है। सो लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अ यूनिट प्लान। सबसे पहले आपने जैसे एक पूरा सिलेबस लिया, उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने एक यूनिट लिया और उस यूनिट के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स तय किए। कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उसके लिए कौन से मेथड्स या टेक्निक्स हमें यूज करने पड़ेंगे उस यूनिट को पढ़ाने के लिए, जैसे कि हो सकता है आपने लेक्चर मेथड यूज किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया है, या डिस्कशन किया है, या लेबोरेटरी मेथड यूज किया है, या ह्यूरिस्टिक मेथड यूज किया है। So all these methods, they need to be listed out. Then accordingly you will plan for the interaction. How will you interact with the students? What questions are you going to ask to the students, and so on. And then finally evaluation. How will you evaluate the performance of the students? That is also very very important. So this is the format of a unit plan. In आपके जैसे जब वर्कशॉप्स लगेंगी तब भी इसके बारे में चीजें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि ये वर्कशॉप का भी बड़ा अहम हिस्सा है, यूनिट प्लान बनाना और लेसन प्लान बनाना। मैम एक मिनट रुकना। रामस्वरूप जी, रामस्वरूप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम, इनको हटाना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं। इन्होंने कल भी काफी परेशान किया। ठीक है, प्लीज दोबारा करनी पड़ेगी मैम प्रेजेंटेशन। ओके। एक्चुअली में कल भी ये बार बार आ रहे थे और इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत खराब करी। वो सर स्टूडेंट्स को कई बार नहीं पता लगता, हाथ लग जाता है ना। मैम मुझे डाउट है, ये स्टूडेंट नहीं है, एज कैंडिडेट है, उनको सुनने की आदत है मेरे को लगता है। अगर कोई वो बात लेक्चर सुनना चाह रहे होंगे वो उस तरीके से डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि स्टूडेंट लग नहीं रहे एज के हिसाब से। नहीं। जी मैंने भी देखा। फिर आगे दोबारा से ये फिर कर दिया उन्होंने। ठीक है जी। अच्छा अब हम बात करें, करूं? प्लीज मैम। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे यूनिट प्लान की। देखिए यहाँ पे एक यूनिट प्लान का मैम मैंने फिर आ फॉर्मेट गया दिया। मैम। रामस्वरूप जी, विशेष रूप से आग्रह है आपसे, आप एग्जिट कर जाएं। आपके कारण हमारी कक्षा में व्यवधान हो रहा है, प्लीज। आपको मोबाइल ऑपरेट नहीं करना आता है, इससे हमारी कक्षा में व्यवधान पैदा होता है। कृपया इस चीज का ध्यान रखें। आप बार बार आ रहे हैं, हम आपको मना कर रहे हैं। आपने कल भी परेशान किया था इस विषय को लेके। और इनका मैंने मोबाइल पे भी संपर्क करने की कोशिश करी थी मैम, इनके में इनकमिंग नहीं है। ओहो अच्छा। हाँ। या तो मैं सोच रहा था कि चलो मोबाइल से ही समझा दूं इनको। ये अभी भी प्रेजेंट कर रहे हैं? यस मैम, मैंने इनको रिमूव कर दिया मैम। अब दोबारा चलिए, करना पड़ेगा मैम। ओके जी। जी मैम। कर रही हूँ सर।
आ गया सर? जी मैम, कंटिन्यू मैम। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे यूनिट प्लान की। तो मैंने एक यूनिट प्लान का आपको फॉर्मेट दिया है। तो जब भी आपने कोई यूनिट चूज करना है, उसके अंदर टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स लिखने होते हैं, उससे रिलेटेड उसके लर्निंग आउटकम्स यानी ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, उसके लिए हमने कौन सी एक्टिविटीज या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, दैट वी हैव टू स्पेसिफाई, what kind of learning resources that we are going to use, that is like for example charts or models or PowerPoint presentation, or what kind of assignment strategies that we are going to use, say test or any objective type, or say match the columns of true and false, or any type of crossword puzzle, anything, any assignment strategy that you have to use. So कॉन्सेप्ट मैप जो है एक और तरीका होता है, इससे भी हम यूनिट प्लान बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मैप क्या चीज होती है, अगर आपने कोई भी चीज, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, राइट, चाइनीज सेइंग है बड़ी फेमस। तो अगर आप कोई चीज को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हो ना, उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। हम भी जब अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो हम अपने पॉइंट्स को कुछ स्केचेस बना के, कोई फ्लो चार्ट के फॉर्म में या कोई शॉर्टकट्स या निमोनिक्स के फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होती है, दिस इज अ वेरी गुड टूल फॉर प्लानिंग एंड स्पेशली फॉर यूनिट प्लानिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हैं आपस में। सो टीचर जो है वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट मैप को बना सकते हैं खुद भी, या सॉफ्टवेयर की मदद से भी कॉन्सेप्ट मैप्स डेवलप किए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 चीजें मेन होती हैं, नोट्स, कनेक्टिंग लिंक्स एंड लेवल ऑन लाइन। ठीक है, तो ये किस तरीके से यूनिट प्लानिंग के लिए यूज होते हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी। जैसे इसे आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, एटम। एटम क्या है, आपका मेन टॉपिक है, मेन थीम है। तो इसमें जो भी चीजें आप ये बॉक्सेस के अंदर देख रहे हो, ये जिस तरह से बॉक्सेस बने हुए हैं, तो ये जो बॉक्सेस हैं ये आपके नोड्स कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया क्या चीजें 3 होती है, एक होती है नोड्स, कनेक्टिंग लिंक्स एंड लेवल ऑन लाइन, राइट। तो ये है कनेक्टिंग लिंक्स आपके बीच में, ये कनेक्टिंग लिंक्स है, जो कि जैसे कि एटम जो है वो उसके फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन के आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट्स और शेल्स होते हैं। सो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इसी तरीके से हम एटम के अंदर मॉडल्स की बात करते हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, से बोहर्स मॉडल और रदरफोर्ड्स मॉडल। सो दीज आर कॉल्ड द नोड्स, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स, वन इज रिलेटेड। जैसे ऊपर टॉप पे एक ये हिरार्की होती है, या कई तरह से एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैप्स बनाए जा सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ हिरार्की वाला। और एक थॉमसन मॉडल भी होता है इसके अंदर, राइट, एटॉमिक मॉडल्स। तो इसके बीच में जो ये कुछ एक वर्ड्स भी आपको लिखे हैं, जैसे लिखा है ना, एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये क्या है, लेवल ऑन लाइन। ये जो है, जो वर्ड्स हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रिलेशनशिप किस फॉर्म में है, लिंकेजेस किस फॉर्म में है। ओके, सो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट मैप को डेवलप करना होता है। तो अभी देखिए, मैं कल इसके बारे में, कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में आपको कल बहुत डिटेल में फिर से बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि हम अपने पढ़ाने में भी कल मैं सारी मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में बताऊंगी आपको। तो मैं फिर वहां पे कॉन्सेप्ट मैप को डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट मैप जो है टूल है फॉर मेकिंग ऑफ योर यूनिट प्लान्स। So here we are focusing on the pedagogical aspects, basically हमारी मेथड्स और टेक्निक्स कल हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की। आज हम प्लान कैसे करें अपने लेसन्स को, यूनिट्स को। तो इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है वो आ जाता है आपका लेसन प्लानिंग का। देखिए साइंस में आपको बहुत सारे एज ए टीचर लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं। आप में से काफ़ी लोग इन सर्विस टीचर्स हैं, तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि लेसन प्लानिंग बनाने की क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एक टीचर जो कि लेसन प्लान बनाता है, वो हमेशा एक प्रिपेयर्ड टीचर होता है। क्लास में जाने से पहले वो उसको सारी चीज़ों, डिफ़िकल्टीज़ का अंदाज़ा होता है कि क्या-क्या, और प्लस उसके पास बहुत सारा अच्छा सामान होता है जो पढ़ाने के लिए।
देखिए बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी तो मुझे याद है कि मेरे स्टूडेंट्स जो थे मेरी क्लास को इंतज़ार किया करते थे कि मैम आएंगी तो क्या सामान लेके आएंगी आज क्लास में। तो मैं ना वो डाइसेक्शन की ट्रेस जो बेकार पड़ी है, क्योंकि डाइसेक्शन तो बंद हो गए, तो डाइसेक्शन की ट्रेस बेकार पड़ी होती थी तो मैं उनमें अपना अपरेटस सजा के रख लेती थी। हर क्लास के लिए मेरे पास, जैसे सपोज मैंने पढ़ाना था ये फूड वाला चैप्टर, तो उसके लिए केमिकल्स रख लिया, आयोडीन टेस्ट करना है, या मुझे प्रेजेंस ऑफ फैट्स शो करनी है, या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स उससे रिलेटेड उसके लिए क्या क्या केमिकल्स है, एक ट्रे में लगा के रख लेते थे। तो क्या है कि ये प्लानिंग कहलाती है ना। तो वो तभी होता है पॉसिबल जब आपने अपने लेसन को प्लान किया हुआ हो। तो लेसन प्लानिंग होती क्या है बेसिकली, इट्स अ गाइड मैप और अ प्लान ऑफ एक्शन, हाउ यू सीक्वेंस योर टीचिंग एक्ट्स, व्हाट यू आर गोइंग टू टीच, and how you are going to carry out your teaching in the classroom situation, and how you will create a good learning environment for the students. So according to Bossing, he defines lesson plan as the title given to a statement of all the achievements to be realized, कौन सी अचीवमेंट आपने बच्चों की परफॉर्मेंस को कैसे रियलाइज करना है, एंड द स्पेसिफिक मीन्स कौन से तरीकों से करना है, by which these are to be attained as a result of activities. So what activities, teaching learning activities have to be performed, how you have to keep them engaged day to day basis पे under the guidance of a teacher. So this is called a basically a lesson plan. If you see Dictionary of Education, they define lesson plan as a teaching outline of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented. Like for example, you have to teach the topic of say cell. First of all, you will discuss the discovery of cell. You normally we start with a story, or we start with discovery, or in day-to-day life where we how we can observe, then single-celled animals and so on, and the detailed structure then comes later. तो जब भी टॉपिक की एक बेसिक आउटलाइन और उनकी डेली लाइफ से रिलेशन जो है वहां से हम शुरू करते हैं लेसन को। तो ये टीचिंग आउटलाइन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पूरा का पूरा लेसन जो है उतार के अपनी कॉपी में लिखना है, या आपकी डायरीज जो होती हैं लेसन प्लान के लिए, टीचर्स के लिए डायरीज होती हैं या प्लानर्स होते हैं। तो इवन हम भी अपने इंस्टीट्यूशन में प्लानर्स यूज़ करते हैं जिसमें हम अपनी डे टू डे बेसिस पे लिखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी हमने एक्टिविटीज़ करानी है, कौन से हमने प्रोग्राम्स भी साइड बाय साइड ऑर्गेनाइज करने हैं। तो इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, योर कंटेंट, द प्रोसीजर एंड मेथड्स, assessment exercises, and also the follow-up activities. What follow-up activities you will perform at the end of the lesson or maybe throughout the lesson. So what are the characteristics of a good lesson plan? You have made a lesson plan, but then it has to be flexible. इतना नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल फिक्स होकर के चलें, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि we human beings are, learning is all dynamic process, no? So whenever we are going into the class, we see कि हाँ ये चीज़ पहले बतानी चाहिए या ये चीज़ मुझे दोबारा फोकस करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक बारी वो बोल दिया तो जी वो टॉपिक खत्म हो गया, हमने दोबारा अपने मुंह से नहीं निकालना क्योंकि हमारे लेसन प्लान में ऐसा नहीं लिखा। या कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में एकदम से आ गया क्लास में तो आपने उसको बोल दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लेसन प्लान बहुत ही एक रिजिड हो। लेसन प्लान इज ऑलवेज अ फ्लेक्सिबल थिंग। Then it should be organized in the light of attainable objectives. We have to frame the objectives as I just told you about the objectives. Bloom's taxonomy use करके हम कैसे objectives को लिख सकते हैं। They should be attainable. अगर आपने क्लास 6 के बच्चे के लिए कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया, उसके लेवल के अकॉर्डिंग अटेनेबल होना चाहिए। अगर आपने उसके लेवल से बहुत ऊपर की बात कर दी, हाउ विल द चाइल्ड रिस्पॉन्ड? Then it should be rich with respect to the learner's activities and evaluation exercises. मतलब लर्नर जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा और आपने कौन सी इवैल्यूएशन एक्सरसाइजेस करनी है, वो सारी भी बहुत अच्छे से लिखी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। एंड देन इट शुड लिंक विद प्रीवियस एंड पास्ट नॉलेज एंड ऑल्सो विद द फ्यूचर। तो एक लेसन प्लान एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, जो बच्चे ने पिछला सीखा हुआ है उसको प्रेजेंट से, और जो उसकी प्रेजेंट लर्निंग है हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन फ्यूचर।
एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेलिवेंट होम असाइनमेंट्स, क्योंकि ये भी हमारा लेसन प्लान का ही एक हिस्सा है, दैट यू हैव टू प्लान व्हाट होमवर्क हैज टू बी गिवन टू द स्टूडेंट। ये ना हो कि आपने एक दिन में उसको इतने ज़्यादा होमवर्क दे दिया कि बच्चे के पास खेलने के लिए टाइम नहीं बचा, और ऐसा होता भी है कई जगह पे। So as teachers, we have to plan everything accordingly and according to the needs of the child. We don't have to plan कि हमें खत्म कराना है सिलेबस, हमने जल्दी से करा देना है, तो मुझे तो ये सारा होमवर्क में दे दूं, मैं 2 सवाल कराए क्लास में और 20 दे दिए घर में। You also think how far it is justified, नहीं? As teachers, we have to do justice to our profession, no? So we have to give only that much of homework that is relevant and that can be done and managed by the student effectively without any pressure. Now let us talk about these some methods of lesson planning. Now these are not the methods of teaching. These are methods of lesson planning. Basically, we call them as lesson planning approaches. So approaches, there are following approaches: Herbartian approach, unit approach, evaluation approach, and project approach. We are going to study about these approaches one by one. First of all, we are going to talk about Herbartian approach given by J.F. Herbert. And it is based on perceptive mass theory. Mass theory means we have to perception हम कैसे develop करते हैं masses में, और कैसे हमने इस अप्रोच को बच्चों को ट्रांसलेट करना है. इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड, और काफ़ी पुराना भी है मेथड, बट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है हर्बर्शियन अप्रोच. Here the learner is considered to be a clean slate. हम ये assume करके आते हैं कि जो बच्चा है वो जो पहले से आया है उसको हम लोग बहुत, ये नहीं clean slate का मतलब कि उसका माइंड खाली है, ये इसका मतलब ये है कि वो नई नॉलेज सीखने के लिए पूरा तैयार है और हमने उसको पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, एंड जो नॉलेज है वो हमने उसको अब जाके क्लास में प्रोवाइड करनी है बाय लिंकिंग टू व्हाट ही ऑलरेडी नोज. तो न्यू नॉलेज जो भी हम उसको दे रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन ओल्ड नॉलेज, एंड when we are linking with the present and past, then we assume that this knowledge is retained for a longer time. So J.F. Herbert has given 5 steps of lesson planning called introduction, presentation, जैसे हम introduce करते हैं, present करते हैं lesson को, organization, comparison and evaluation. So main focus is here in this Herbartian method is on content presentation. Then comes your unit approach. Unit approach is given by Morrison. It is also called Morrison's approach, and it is based on unit planning. That is, Herbartian is based on lesson planning. Morrison's is for unit planning. So this is a cyclic process, and he has given 5 steps in this cycle: exploration, where the child explores; presentation, assimilation of the knowledge; organization of the content; and recitation or practice, what we call as. So these are the 5 steps in unit planning or unit approach by Morrison. Then comes your evaluation approach given by B.S. Bloom. As I told you, Benjamin S. Bloom has given that our education is to be objective centered. He has focused on objectives of teaching. He says that unless you frame the objectives, how will you achieve them? So he lays more focus on objectives than on content. Herbartian approach lays more emphasis on content than objectives. Every approach has a different thing in focus. It takes into consideration the learning objectives, methods of providing learning experiences, and how to achieve these learning outcomes. So उनका तो मेन फोकस जो है क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और कैसे उन्हें अचीव करना चाहिए, इसके ऊपर है. ठीक है, तो ये है ब्लूम्स की इवैल्यूएशन अप्रोच. देन कम्स योर प्रोजेक्ट अप्रोच बाय जॉन ड्यूई एंड किलपैट्रिक. एज यू ऑल नो, जॉन ड्यूई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपको फिलॉसफी में पढ़ाया भी गया होगा कि ही इज अ प्रैग्मेटिस्ट, और उन्होंने फोकस किया हुआ है ऑन सेल्फ एक्टिविटी. ही बिलीव्स दैट चाइल्ड इज एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज व्हाई जॉन ड्यूई ने ये प्रोजेक्ट मेथड जो है वो उन्हीं का दिया हुआ है. So he says that learning is a social enterprise and it takes place in real life situations. And here learner is supposed to do a purposeful task and he has to accomplish it in a social environment. So he says कि learning जो है हमारी सारी की सारी social environment में होती है. जैसे कि आपने Vygotsky के बारे में भी मैंने आपको उस दिन बताया था.
साइकोलॉजी की क्लास में कि लर्निंग जो है वो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है. सो दिस इज अ कॉल्ड प्रोजेक्ट अप्रोच. दैट इज वाई इन्हीं के नाम पे प्रोजेक्ट मेथड बना. जो हम स्कूलों में प्रोजेक्ट्स देते हैं, है ना, कितने आसानी से कहते हैं प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, तो किसने दिया? वो जॉन ड्यूई ने दिया और किलपैट्रिक ने साथ में दोनों ने मिलके दिया. सो लेट अस, अभी हमने बात करी अबाउट द अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग कि आपकी लेसन प्लानिंग में किस चीज को आपने मेन फोकस में रखा है. कंटेंट को, मेथोडोलॉजी को, लर्निंग आउटकम्स को, लर्निंग रिसोर्सेज को, या किसको, या इवैल्यूएशन को. तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लेसन प्लानिंग. जब भी आप लेसन को प्लान करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन ऑफ अ स्कूल, साइज ऑफ द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यू टीचिंग, देन एज वाइज कॉम्पोजिशन कि आपके क्लास में कितनी होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है. नॉर्मली तो होमोजीनियस ही होती हैं, सभी बच्चे नॉर्मली एक ही एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं. देन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स, कौन कौन से हमारे पास लर्निंग रिसोर्सेज है, और नेचर ऑफ टॉपिक. टॉपिक कैसा है हमारा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करें. कई कई टॉपिक्स जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन डोमिनेटेड लेसन होते हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन चाहिए. कई टॉपिक्स होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो उसमें अलग तरीके की अप्रोच की आवश्यकता होती है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेसन प्लानिंग के लिए अलग अलग फैक्टर्स जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं. तो अभी मैंने आपको एक हर्बर्शियन अप्रोच के बारे में बताया था. मैंने ये भी बताया कि लेसन प्लानिंग को लिखते वक्त हम इसको बड़ा पॉपुलरली यूज करते हैं. तो देखिए हर्बर्शियन अप्रोच के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं. ठीक है, पहला स्टेप होती है जनरल इंफॉर्मेशन. जब भी आपने लेसन प्लान बनाना है तो आपने किस सब्जेक्ट का बनाना है, जैसे साइंस का, या किस टॉपिक के ऊपर बनाना है, टॉपिक लिखिए. जैसे फोर्स है, एनर्जी है, मोशन है, कुछ भी हो सकता है, सेल है, या किस क्लास के लिए है वो टॉपिक, बच्चों का एज लेवल क्या है, और एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि आपका से 35 to 40 मिनट्स ड्यूरेशन होती है क्लास की नॉर्मल, वो आपको लिखनी होती है. देन कम्स योर टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. इसमें मैंने आपको दोनों ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, जनरल भी और स्पेसिफिक भी. जनरल होते हैं जैसे कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, बच्चों में रीजनिंग करना या इंटरेस्ट क्रिएट करना. दैट्स अ जनरल थिंग, and that does not happen in one go. That takes a lot of time. And then there are specific objectives. Specific objectives are related to the content, जो कि मैंने अभी आपको behavioral objectives लिखने बताए. Third thing is your teaching learning aids या resources जो आपने use करने हैं, PowerPoint, chart, model, flashcard, anything, whatever one, or a video, animation. Then assessing the previous knowledge. Very important, how we know that what level is the child at currently. तो उसकी पिछली नॉलेज को असेस करने के लिए कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या कोई एक्टिविटी करके दिखा सकते हो, या इंटरेस्ट क्रिएट करना है बेसिकली हमने, और उससे रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हो. और ये सवाल बहुत ही जनरल, बहुत सिंपल होने चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर हमने डिफिकल्ट सवाल पूछे बच्चा डर जाएगा. So we have to keep in mind that we ask only those questions which can be simply answered by a student, basically to motivate the child, encourage the child for the process of learning. And after that comes your introduction. We introduce the topic by in a very simple, clear language, the purpose of the lesson, what we are going to do. Then we present it. Presentation is a long step, no? It goes on. Most of the time is your presentation. You are doing a lot of activities, you are explaining, you are questioning, and you are using different types of teaching learning materials, and so on. And then comes the recapitulation. Recapitulation means whatever students have acquired during the lesson, you want to test their knowledge, whether they have attained or your objectives have been attained or not, या बच्चों को जो आपने सिखाने का आपका मकसद था वो पूरा हुआ या नहीं. And then comes your blackboard summary. Blackboard summary actually is not the last step. It is integrated. You keep on writing on the blackboard side by side, no, as teachers. ऐसा तो नहीं है कि हमें सारा कुछ लास्ट में ही लिखना होता है, हमें साइड बाय साइड चलता रहता है ब्लैकबोर्ड समरी. एंड होम असाइनमेंट लास्ट में ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप अपना लेसन एंड करने लगते हैं उससे पहले आप कुछ एक होमवर्क बच्चों को देते हैं कि आप ये घर से भी करके लाओ. इससे नॉलेज तो है फिक्स हो जाती है, फिक्सेशन हो जाती है. So this is Harbharshan approach.
और अगर हमने लेसन प्लान को इवेल्युएशन अप्रोच से यूज करना है, पहले मैं आपको एक हर्बर्शियन अप्रोच का फॉर्मेट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इवेल्युएशन अप्रोच पे वापस जाऊंगी। ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी हुई ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मैंने हर्बर्शियन अप्रोच पढ़ाई है और मैं उसका फॉर्मेट साथ में दिखाऊं, ठीक है, और मैं जो दूसरी चीज पढ़ा रही हूँ उसका मैं फॉर्मेट बाद में बता सकती हूँ। तो इसका फॉर्मेट देखिए मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट, डेट, यूनिट, स्कूल, टॉपिक, क्लास, ड्यूरेशन, पीरियड, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपने शुरू में लिख दी। फिर आगे आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप नोट कर सकते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि आपको जब लेसन प्लान्स बनाने होंगे तो आप लोगों ने इन स्टेप्स को यूज करना है। तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम लोग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। तो आप लोग आजकल जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है आपकी, क्योंकि इग्नू की बुक्स में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा है इसलिए मैंने आपको यही बताया, बट वैसे आजकल जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसके लिए वो प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स की होती है। तो आप लोग अब बेटर है कि आप लोग जनरल ऑब्जेक्टिव्स की जगह पे प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स ही लिखें। देन कम्स योर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आजकल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स। कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, रिलेटेड टू द टॉपिक। ये आपने 3-4 लिख सकते हैं आप किसी भी लेसन में, जितने भी आपको लग रहे हैं ठीक। देन टीचिंग एड्स, अब इसमें आपने कुछ टीचिंग एड्स होंगे जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करने हैं, कुछ आपने इलस्ट्रेटिव एड्स यूज करने हैं, और कुछ टीचिंग एड्स आपके ब्रॉड जैसे जनरल है, क्लास में आपके ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर और पॉइंटर, और आजकल तो इवन स्मार्ट क्लासरूम्स हैं तो प्रोजेक्टर वगैरह भी लगे ही होते हैं। तो जो भी टीचिंग एड्स आपके जनरल हैं, मटेरियल एड्स, फिर साथ में जो आपने चार्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं इलस्ट्रेटिव, और साथ में जो भी एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको सामान चाहिए वो भी इसके अंदर लिस्ट करना है। सो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। व्हाट आर दीज? वंस अगेन आई रिपीट, मटेरियल एड्स दैट इज ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक वगैरह। देन इलस्ट्रेटिव एड्स जैसे कि आपके चार्ट, फ्लैश कार्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एंड योर एक्सपेरिमेंटल एड्स से आपने यूज़ करना है कॉपर सल्फेट, आपने यूज़ करना है बीकर, आपने स्टरर यूज़ करना है, फिल्टर यूज़ करना है, वट एवर एक्सपेरिमेंटल एड्स। एंड लास्टली योर मेथड, नॉट लास्टली सॉरी, then is method of teaching. Method of teaching, like for example what method you are going to use, whether you are going to use a demonstration method or a laboratory method or a discussion method or project method or problem solving method or heuristic method. I mean there are so many methods, inductive, deductive approach or whatever. Now this is the lesson plan format goes on. Fourth step हो गया था आपका जो मैंने अभी दिखाया आपको, method of teaching. Then comes your previous knowledge testing. So as I told you, you can ask some questions for testing the previous knowledge. Then is your introduction, how you introduce the topic, about the basically about the overview of the topic. Then the statement of the topic, the exact title, what you are going to do. Because in one lesson you cannot complete the entire chapter. You have to say cover up a small portion of the chapter. So that is the aim of the lesson or the statement of the topic. Then comes presentation or development of the lesson. प्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट के लिए मैंने फॉर्मेट दिया है, इसके अंदर आप 2 फॉर्मेट्स हैं मैंने दिया है, एक तो टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर्स एक्टिविटी, ये यूज कर सकते हो, या कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड इवेल्युएशन, ये यूज कर सकते हो। कोई भी फॉर्मेट यूज करो, हर्बर्शियन अप्रोच में दोनों वैलिड है। यानी कि आपको टीचिंग पॉइंट्स में मेन कंटेंट को शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना होता है, फिर टीचर जो भी परफॉर्म कर रही है, पीटी विल, PT means pupil teacher will call a student, will ask him to do something like that, or ask a question or perform something. And what will the learner do? You have to write, learner will listen, learner will perform the activity, learner will answer the question, whatever. So there, for every teacher's activity there has to be a corresponding learner's activity. So this kind of format we use, and then this is the presentation, 8th step. Then 9th is your recapitulation, where I told you to write some questions that you want to ask at the end of the lesson. And then comes your Blackboard summary. Blackboard summary, some people integrate in the format itself. Normally जब आप हमारे plans से हम आपको दिखाएंगे, जब आप हमारे सेंटर पे आओगे तो स्टूडेंट्स के आपको प्लान्स दिखाएंगे, तो उसमें हमने ब्लैकबोर्ड समरी का कॉलम साथ में ही ऐड किया हुआ है।
सो दैट क्योंकि इट गोज ऑन साइड बाय साइड ना, एट द एंड तो होती नहीं है, इसलिए हमने जहाँ पे आपके ये टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर्स एक्टिविटी है ना, साथ में हमने 2 कॉलम्स इसमें और ऐड किए हैं। एक है लर्निंग रिसोर्सेज, साथ में आपने, क्योंकि लर्निंग रिसोर्सेज साइड बाय साइड यूज होते हैं और हर टीचर एक्टिविटी के लिए अलग लर्निंग रिसोर्स हो सकता है। सो टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर्स एक्टिविटी के साथ में हमने 2 कॉलम्स और ऐड कर रखे हैं। दे आर लर्निंग रिसोर्सेज एंड फिफ्थ वन इज Blackboard summary. So whenever you are making your lesson plans based on Herbartian approach, you have to follow these 5 steps. Please write down in your notebooks. First is teaching points. Number 2, teacher's activity. Number 3, learner's activity. Number 4, teaching learning resources or TLM, teaching learning material. And lastly, Blackboard summary. These 5 columns need to be made whenever you are making your lesson plan in science. And finally, your home assignment, where you give 2-3 questions to the students to be done at home. And lastly, the references that you have used, say NCERT book or any other reference book, that reference you can give. So there are few cautions notes. The objectives, whatever objectives you are writing, that they have to be written in behavioral terms. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, behavioral objectives होने चाहिए. Or teaching activities are to be related to the learning structures. So it is because teaching and learning, they go on side by side. And Blackboard summary should be developed as the lesson progresses. It is not to be done at the end. So that is why I have incorporated the Blackboard summary and learning resources within the presentation step, 8th step only. So I hope my lesson plan format based on Herbartian approach is clear to all of you. So accordingly, you please try to make a lesson plan. This is your task, and you can share your lesson plans in the group that I have made for you, WhatsApp group, and you can share your lesson plans. Click a picture and share, and I can give my observations and comments to you. Then is writing the lesson plan using evaluation approach, because I told you evaluation approach जो है Bloom's की approach है, it is not a very popular approach because the focus is more on evaluation, not on learning. So he says that there are 3 aspects of this approach: input, process and output. जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर में होता है कि हम इनपुट करते हैं, बेसिकली बच्चों को हम पहले ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हमारे इनपुट्स हैं, हमें लेसन में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें जो है हमारे पास होनी चाहिए। और फिर प्रोसेस लेवल है जो कि इंटरेक्टिव स्टेज होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स, what teaching activities and strategies are you going to use. And then comes your final output level, that is the real learning outcomes, means whatever you have achieved through evaluation by means of some oral or written questions. So this is called the output level. Then I'm going to discuss the format of presentation. Now, format of presentation, there are 3 stages of format of presentation in evaluation approach: pre-active, interactive and post-active. Pre-active stage is a stage of planning before going to the classroom. The interactive stage is a stage of interaction between teacher and the learners, and post-active stage is the stage of self-evaluation of teacher's own teaching work. So this is the format. Basically pre-active होगी जो पहले क्लास में जाने से पहले, एक्चुअल एक्टिव प्रोसेस से पहले, इंटरैक्टिव होगी जो ड्यूरिंग हो गई, और पोस्ट एक्टिव होगी जो एट द एंड हो गई। ये मैं आपको बता चुकी हूँ हर्बर्शियन लेसन प्लान। Then comes your another approach which is called RCEM approach, and I have discussed a lesson plan format based on RCEM approach. In your IGNOU notes, RCEM approach is not given in detail, but let me tell you what is the full form of RCEM. RCEM का full form होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। देखिए रीजनल कॉलेजेस हैं इंडिया में खुले हुए एजुकेशन के, तो हर जोन का अलग अलग होता है एक रीजनल कॉलेज। तो इस तरीके से ये 4-5 रीजनल कॉलेजेस हैं, और ये रीजनल कॉलेजेस जो मैसूर की एक अप्रोच दी गई है, इसके अंदर इन्होंने अगर आप इसको देखेंगे तो इन्होंने
मेंटल एबिलिटीज के ऊपर फोकस किया हुआ है रादर देन ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में मतलब इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का नाम दिया हुआ है। कहते हैं कि सभी ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरी हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं आरसीएम का फॉर्मेट में। डेट, सब्जेक्ट, स्कूल, यूनिट, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन सेम जैसे पहले लिखा। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट, फिर आता है टीचिंग एड्स, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का स्टेप जो है ना वो डिफरेंट होता है। इसमें पहले तो हमें ईबीओज यानी एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स लिखने होते हैं, फिर सीक्वेंशियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस और फिर रियल लर्निंग आउटकम्स। ठीक, और फिर फाइनली ब्लैक बोर्ड समरी एंड होम असाइनमेंट रेफरेंस। तो कुछ एक स्टेप्स डिफरेंट है। मेन प्रेजेंटेशन का स्टेप होता है, हर वर्षन का प्रेजेंटेशन का स्टेप डिफरेंट है, आरसीएम का डिफरेंट है, और कोई और अप्रोच लोगे उसका प्रेजेंटेशन का मेन जो है वो ही चीज जो है वो डिफरेंट होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और अप्रोच की जो कि हम कहते हैं 5E अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। देखिए जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपके वर्कशॉप के दौरान भी हम आपसे ये लेसन प्लानिंग की डेमोज लेंगे, क्योंकि अब हम आपको पढ़ा दे रहे हैं थ्योरेटिकल, फिर हम आपके लेसन प्लान्स चेक भी कर देंगे। पर जब आप अपने वर्कशॉप्स में आएंगे तो वहाँ पे आपने इन लेसन्स को, जो लेसन प्लान्स आपने बनाए हैं उनको पढ़ा के भी दिखाना होगा। तो हम आपसे दो तरह के लेसन प्लान्स जो है वो जरूर बनवाते हैं, एक हर्बर्शियन और एक 5E। हर्बर्शियन मैंने अभी आपको समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको 5E अप्रोच बताऊंगी क्या होती है। देखिए 5E अप्रोच जो है दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म आपको पता है क्या होती है कि वेयर द फोकस इज ऑन दैट द चाइल्ड हैज टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, मीनिंगफुल नॉलेज, एंड इट डज नॉट बिलीव कि इसके कोई फिक्स स्टेप्स नहीं होते हैं। जैसे कि लर्नर जो है अपनी लर्निंग कंडीशंस जो है वो इसकी इस तरीके की होनी चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, स्टूडेंट के लिए डायनेमिक हो। लर्निंग बिकॉज इज नॉट अ वेरी रिजिड और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं हो सकती। तो 5E अप्रोच जो होती है ये एक बड़ी फ्लेक्सिबल सी अप्रोच है, और इसके अंदर हमारे 5E जो स्टेप्स हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी क्या होते हैं। और ये लर्निंग जो होती है वो बड़ी ऑथेंटिक लर्निंग होती है, क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत ही एक्टिविटी ओरिएंटेड लेसन है। तो लेट मी टेल यू, जो लेटेस्ट पैराडाइम्स आए हुए हैं उनमें कंस्ट्रक्टिविज्म जो है दैट इज कंसिडर्ड एज द लेटेस्ट पैराडाइम्स। और ये नहीं है कि ये थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म की तो बहुत पहले से है और उसके बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं ये सारे, प्याजे और आपकी थ्योरीज मैंने आपको बताई हैं इनकी कंस्ट्रक्टिविज्म की। प्याजे हैं, वेगोत्स्की हैं, ब्रूनर हैं, जिन्होंने सोशल लर्निंग के बारे में कहा। तो ये 5E अप्रोच जो है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। तो 5E अप्रोच के अंदर मैंने अभी बताया जैसा कि बच्चा जो है वो मतलब जो एक रूटीन नॉलेज है ना उससे डिससेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ मुझे कुछ अच्छा तरीके से लर्न करना है, अलग लर्न करना है, उसके लिए है ये। So this is a very intelligent learning, fruitful learning, and where we are changing their conceptions of the phenomena. We are not trying to fix the phenomena, but we are trying to generate the knowledge by the students themselves. So it's a very active learning, and it involves 5 steps. Number 1, engage. Number 2, explore. Number 3, explain. Number 4, elaborate. And number 5, evaluation. We'll talk about each one of them. एंगेजिंग क्या होता है? एंगेज करना। जब भी लेसन शुरू करना होता है हमें बच्चों को एंगेज करने के लिए कई तरीके की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे उनसे कोई ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या उनको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करके दिखा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें कि उनके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आए, और कोई इवेंट या कोई एक्टिविटी शो करके दिखा सकते हैं। एंड देन फाइनली वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द प्रॉब्लम, और डिफाइनिंग भी बच्चे खुद ही डिफाइन करें कि हम क्या करने वाले हैं, फिर आज इन सब से आप क्या देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एंगेजिंग। देन कम्स द सेकेंड स्टेज कॉल्ड एक्सप्लोर, एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर का मतलब होता है वेयर दे एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, आसपास उनके क्या हो रहा है, उनको कोई एक्टिविटीज में, ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना टीम बना के जिसमें कि वो कुछ नया सीखें, जिससे कि वो कुछ आइडेंटिफाई करें
जो कि वो प्रोसेस को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है वो उसके बारे में देखें। एंड दे आर गोइंग टू यूज मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यूज करेंगे वो उनको, क्योंकि प्रॉब्लम के फॉर्म में ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप कह लीजिए क्वेश्चन पोज करिए उनके दिमाग में, सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। Then comes your the third stage called explanation. So explain involves presenting data and patterns, showing or explaining through a model, reviewing existing solution, presenting the summary, using symbols and presenting the report. So basically explanation requires a great deal of skill on the part of teacher, क्योंकि एक्सप्लेनेशन टीचर करेगा, बच्चों को उस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाएगा जो उन्होंने एक्सप्लोर किया अभी। फिर क्या करेगा टीचर, इलेबोरेट करना। इलेबोरेट करने का मतलब होता है कि उसको फर्दर डीप जाना। उसी टॉपिक को हम जब पढ़ रहे हैं, जैसे आपने शुरू में सेल के बारे में पढ़ाया या फोर्स के बारे में, फिर हम बात बताएंगे फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फिर सबके एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द surface, we are going deep into the topic, so that is called elaboration. Then is your evaluation, yeah, evaluate, fifth stage, where you assess their degree of understanding by means of observation or quiz or interview or a presentation. Or maybe you can ask them to make a concept map, or you can assess their performance by means of any questions or test, or you can ask them to develop some portfolios. कोई फाइल बनाओ जिसके अंदर अपना कुछ समरी लिखो, असाइनमेंट्स बनाओ, अपनी मॉडल बनाओ, एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लो। तो ये आपके 5 स्टेप हो गए। मैं रिपीट कर रही हूँ कौन से, एंगेज जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू में, और एक्सप्लोर यानी कि शुरुआत में अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना उससे रिलेटेड टॉपिक से। देन एक्सप्लेन, टॉपिक के बारे में पढ़ाना, समझाना। इलेबोरेट, गोइंग डीप इनटू इट। एंड 5, इवैल्यूएट, अल्टीमेटली assessing their knowledge and skills. So this is the template of a 5E based lesson plan. और आप इस template को भी ध्यान से समझिए, because as I told you in your workshop you are supposed to make lesson plans based on this, and not only make but you have to execute and perform and give a demonstration also. So this is called 5E based lesson plan का template. इसके अंदर पहले वही subject, class, आउटकम्स लिखने हैं आपने कि आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर आपने ये 5 स्टेप्स को लेकर के एक्टिविटीज डिजाइन करनी है एंगेजिंग की, कि कैसे बच्चों का इंटरेस्ट कैप्चर करना है, कैसे उन्हें नई नॉलेज देनी है। चाहे आप कोई ड्रामा करा दो, कोई सॉन्ग सुना दो उनको, चाहे कोई मॉडल दिखाओ, कोई स्टोरी सुनाओ, कोई वीडियो दिखाओ, एंगेज करो। फिर एक्सप्लोर करने के लिए जब बच्चों को कोई एक्टिविटी करवाओ, जब वो खुद कुछ करें, अपने आप कोई इंफॉर्मेशन को डिग करने की कोशिश करें। फिर एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन करना जब टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव्स को भी साथ साथ वेलकम करो, उनसे भी पूछो कि हाँ साइड बाय साइड या आपको क्या लग रहा है कि इसमें ऐसा होगा। देन कम्स इलेबोरेट। इलेबोरेट में मैंने अभी आपको बताया, जिसमें नई वोकैबुलरी डेवलप करना, एंड हाउ दिस नॉलेज दैट हैज बीन received by the students, how they can apply in real life situations. And finally, evaluating. How you can evaluate by means of any activity, say project or content analysis or concept mapping and so on. ये मैंने एक 5E बेस्ड लेसन प्लान का फॉर्मेट जो है आपका एक एग्जांपल उठाया, ये आपके बुक में से ही लिया मैंने, और बड़ा अच्छा बना हुआ है। देखिए चैप्टर, क्लास और ड्यूरेशन लिख दी इन्होंने, टॉपिक लिया हुआ है इज मैटर अराउंड अस प्योर फॉर 9th क्लास, और इसके अंदर इन्होंने टॉपिक क्या पढ़ाना है, सोल्यूशन। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड में शुगर, सॉल्ट, हनी, सैंड वगैरह लिया। की कॉन्सेप्ट्स इसमें हमने क्या लेने हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, या कंसंट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड सो ऑन। व्हाट आर द प्रोसेस स्किल्स टू बी डेवलप्ड,
Observation, exploration, experimentation, problem solving, these are the skills that we are targeting. Then comes your first step called engage. How you are going to engage? शुरू में हमने बच्चों को 4-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उनको बोला कि अपने डेली एक्सपीरियंसेस लिखो, एक टेबल दे दी इनको, 3 से 5 मिनट का ये स्टेप होता है और इसमें हमें कहा कि आप लिखो थिंग्स एंड सब्सटेंसेस दैट कैन बी मिक्स्ड एंड व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। से आपने लेमन वाटर बनाना है तो उसके लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है एंड सो ऑन। और उसके बाद उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे नींबू पानी बनाया, लेमनेड, आजकल गर्मियां हैं तो आप अच्छा एग्जांपल है ये ले सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने डाला, कौन सी सब्सटेंसेस लिक्विड थे, कौन से सॉलिड थे, और क्या उसकी प्रॉपर्टीज जो नई चीज़ बनी उसकी पहले वाली इंग्रेडिएंट से प्रॉपर्टीज डिफरेंट है या सिमिलर है एंड सो ऑन। देन कम्स योर, हम इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिकली बात बताने की कोशिश कर रहे थे एंगेज करने के लिए, पर अभी हमने कुछ बताया नहीं, पढ़ाया नहीं उनको, सिर्फ उनको एक्टिविटी करने को दी है, एंगेज किया, इन्वॉल्व कर लिया लेसन में, उनका इंटरेस्ट जो है हमने कैप्चर कर लिया। क्या होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट एक बार ही कैप्चर कर ले, इंटरेस्ट बन जाए उसका लेसन में, फिर वो यहाँ वहां नहीं भागता। अगर शुरुआत में आपने लेसन में बोर कर दिया बच्चे को तो क्या होगा कि वो कहेगा कि मैं तो फंस गया आके। तो यू हैव टू, है ना, जनरेट इंटरेस्ट, उनका बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया। अब आपने उनको एंगेज करने के बाद एक्सप्लोर करवाना है। एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक एक्टिविटी फिर से सोच ली। टीचर विल डिस्ट्रीब्यूट शुगर, सॉल्ट एंड वाटर टू ऑल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू मिक्स एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन अनदर टेबल। तो इसमें इनको शुगर, सॉल्ट, वाटर दिया, तो व्हाट डिड द लर्नर्स डू? दे मिक्स्ड अप। व्हाट वाज देयर ऑब्जर्वेशन? इज समथिंग न्यू फॉर्म्ड? What are the characteristics of the new, and why do they feel so? So this is basically exploration of the simple things in their environment. We have taken all these things, they are present in their environment, no? So such examples which can correlate their knowledge with the environment, that has to be done in exploration. Then exploration के अंदर ये भी आ जाता है that how we can do more activities also, not just one activity, we can do various activities. Okay, so this exploration stage, different activities, and this goes on for 10 से 12 मिनट के लिए चलता है explore। फिर आ जाता है एक्सप्लेन। अब टीचर ने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है 8 से 10 मिनट। उसमें हमारे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एंड देन वी राइट द डेफिनेशंस। And then comes the elaboration. Elaborate, then we go deeper into it. We do more activity. Like for example, here we have taken an activity that we divide the solution of honey and water into parts, 2 parts. So to one group we give more water and to another group we give more honey. What are we trying to do? We are trying to make a concentrated solution and a dilute solution. So basically, through this activity, we are trying to develop this equation that concentration of solution is equal to amount of solute divided by amount of solvent and amount of solute divided by amount of solution. So this is basically we are trying to tell them what do you mean by dilute solution? वो होता है जो less dense होता है, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है। फिर हम उनको डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के कुछ सैंपल्स दिखा सकते हैं, से डाइल्यूट H2SO4 and concentrated H2SO4 in the class, or we can show them some wrappers also of medicines की इसकी देखो 500 मिलीग्राम का है, इसके अंदर कंसंट्रेशन, इसके अंदर 1000 का है, एंड सो ऑन। At least they will explore and go deep into it. This is called exploration, no? And sorry, elaboration. This is called elaboration. They are going deep into it. And finally, the stage comes evaluation, which is for 3 to 5 minutes. And in this stage, here we try to give examples of solutions and ask learners how to identify solutes and solvents. In this, teacher will show two solutions of same solvent and solute and ask learners to identify the tag which one is dilute and which one is concentrated. दो solution हम दिखा करके पूछ सकते हैं कौन सा dilute है और कौन सा concentrated है।
इसी तरह से अगर हम इनको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दे सकते हैं कि 100 मिलीलीटर का एक सोल्यूशन है जिसमें 30 ml जो है हनी है, तो find the volume by volume percentage of the solution. So some numericals, basically in science we always deal with numerical problems. So I hope the 5E is also clear to you, along with various other say approaches like Herbartian approach and evaluation approach and 5E approach. We have discussed various approaches. So we are expecting that you should make a lesson plan out of Herbartian approach, which is a traditional approach, and 5E approach, which is a contemporary or a recent approach. So आप लोग दोनों के lesson plans बनाइए और हमसे इनको evaluate कराइए. तो आज हमने आज के जो लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैं एक बारी समरी करना चाह रही हूँ उसकी, कि हमने पहले तो लिंक कैसे करते हैं प्रोसेस स्किल्स को कंटेंट से, फिर हाउ डू वी फॉर्मुलेट एंड राइट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज यूनिट प्लानिंग, देन कॉन्सेप्ट मैपिंग जिसके बारे में कल आपको अच्छे से बताऊंगी डिटेल में, लेसन प्लानिंग बताई मैंने आपको, डेफिनेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स. Then we discussed different approaches: Herbartian, Morrison, Bloom, project approach, and then we developed lesson plans using these 3 approaches, or rather 4 approaches: Herbartian, evaluation, RCEM, and 5E approach. Out of these 4, we are expecting at least 2 you make. जैसे मैंने बताया था ना मिनिमम एक्सपेक्टेड लेवल, तो मेरा आज का जो लेसन का ऑब्जेक्टिव है कि आपको 4 फॉर्मेट सिखाए, उनमें से कम 2 फॉर्मेट्स को यूज करके आपको ये लेसन प्लान जो है बनाना वो आ जाए. तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना, मैं आपको ये आपके ग्रुप में अभी शेयर करूंगी, ठीक है, और आप लोग इसको आराम से देख भी सकते हो प्रेजेंटेशन को, और इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने फॉर्मेट बताया है वो आप बना सकते हो. Remember to add 2 more columns in Herbartian approach. 3 बने हुए हैं उसमें, मैंने आपको 2-3 बार रिपीट करा है, पर फिर भी आप इसका वीडियो भी दोबारा देख सकते हो. तो मैंने आपको 5 बोले हैं कॉलम्स बनाने हैं. एक बार फिर से दिखा देती हूँ ये Herbartian approach के 5 कॉलम्स कौन से हैं. प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली. ये है पहला टीचिंग पॉइंट्स, सेकेंड इज टीचिंग एक्टिविटी, teacher's activity, third is learner's activity, fourth that I have not written is teaching learning resources, and fifth is blackboard summary. ये 5 चीजें जो है आपने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है Herbartian अप्रोच के अंदर, ठीक है. तो मैं आपको समराइज कर रही थी लेसन के एंड में कि हमने क्या क्या किया. तो ये आज हमने लेसन प्लान के फॉर्मेट्स डेवलप किए हैं, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, लेसन प्लानिंग क्या होती है, लेसन प्लानिंग की डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं. फिर आपको मैंने शुरू में जो बताया था ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो क्या होते हैं, and then how do we write the objectives in behavioral terms. ये सारी चीजें जो हैं आज मैंने आपको लेसन में बताई हैं. So with this I conclude my lesson, and now whatever questions you have you can ask by unmuting yourself. Yes, I welcome any questions, any observations, any comments. And let me see your chat box. इसमें कुछ आरसी ने भी कोई लिंक शेयर किया असाइनमेंट की, कोई नोटिफिकेशन. आई थिंक दिस हैज बीन एक्सटेंडेड till 15th of June. Okay, so you can see the assignment date has been extended. You can submit your assignments up to 15th of June, but this is not for you. This is not for, हाँ मैं ये बताने वाली थी, this is for those people who have their term and examination in June. Okay, उनके लिए है ये लास्ट डेट, थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई है because of the present lockdown situation.
Okay, Alka says no questions, all concepts clear. Anybody else has any question or anything want to say? Okay, so we conclude this class, and tomorrow we are going to discuss another topic of related to methods and techniques and strategies. So I hope with this lesson, because this lesson has laid the foundation for your various practical activities. So please try to make the lesson plans that I have taught you today using Herbartian and 5e formats. Thank you very much.